नमस्कार बच्चों। इससे पहले के टॉपिक में हमने आपको मेंडल के नियम से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं और हमने संकरण के बारे में आपको बताया था। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। हम आज आपको मेंडल्स के तीनों नियम समझाते हैं। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के कुल 3 नियम हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको कहते हैं हिंदी में बेटा प्रबलता का नियम। प्रबलता या प्रभाविता का नियम। दूसरा है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल्स के यही 3 नियम हैं। एक एक नियम करके हम समझेंगे बेटा। प्रबलता का नियम। प्रबलता का नियम ये कहता है कि यदि हम प्रभावी तथा अप्रभावी कारकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी कारक का ही लक्षण दिखाई देता है, अप्रभावी कारक का लक्षण नहीं दिखाई देता है। जैसे अगर हम इस नियम का एग्जाम्पल समझें तो इसका एग्जाम्पल ये है कि यदि हम लंबे पौधे और बौने पौधे, लंबे पौधे और बौने पौधे के कारकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको पहले भी हम बताए थे बेटा कि लंबा पौधा ये प्रभावी कारक कैपिटल टी के कारण और बौने के लिए अप्रभावी कारक स्मॉल टी है। पहला नियम कहता है कि यदि प्रभावी और अप्रभावी कारकों के बीच क्रॉस होता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी कारक का ही लक्षण दिखाई देता है। इसका मतलब यदि हम लंबे पौधे और बौने पौधे में क्रॉस कराएंगे तो जो हमारी पहली पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी, उसमें केवल प्रभावी कारक का ही लक्षण दिखाई देगा। प्रभावी कारक और अप्रभावी कारकों का ये जोड़ा है लेकिन लक्षण केवल प्रभावी कारक का ही दिखाई देता है। ये अर्थात ये जितने भी पौधे हैं इनमें सभी पौधे लंबे होंगे। आर प्लांट आर टाल, सभी पौधे लंबे। यही मेंडल का पहला नियम है और ये पहले नियम का एग्जाम्पल है। फिर से आप नियम समझिए। पहला नियम कहता है कि यदि हम प्रभावी और अप्रभावी कारकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी कारक का ही लक्षण दिखाई देता है, अप्रभावी कारक का लक्षण नहीं दिखाई देता है। मेंडल का जो दूसरा नियम है दूसरा नियम ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के बारे में आप समझिए। यह नियम ये कहता है कि यदि प्रभावी और अप्रभावी कारक एक साथ है, प्रभावी और अप्रभावी कारक एक साथ चाहे जितने समय तक हो, उनके लक्षण सदैव शुद्ध नस्ल के बने रहते हैं। अर्थात प्रभावी कारक के द्वारा हमेशा प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होगा, अप्रभावी कारक के द्वारा हमेशा अप्रभावी। ऐसा कभी नहीं होता है कि अप्रभावी कारक के कारण प्रभावी लक्षण दिखाई दे जबकि प्रभावी कारक के कारण अप्रभावी लक्षण दिखाई दे। अर्थात जो कारक है या युग्मक है ये हमेशा शुद्ध नस्ल के होते हैं, प्योर ब्रीड के हैं। इसलिए इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह नियम परीक्षण संकरण के एग्जाम्पल को दर्शाता है। परीक्षण संकरण में आपको बताए थे कि F2 पीढ़ी जाती है, कैपिटल टी का क्रॉस हो इससे स्मॉल टी से। ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस हो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी पौधे हमको प्राप्त हो जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे ये प्रथम पीढ़ी में बन रहे हैं,
ये सभी प्रभावी लक्षण के होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। अगर इन्हीं का हम परीक्षण संकरण कराएं, पहली पीढ़ी के पौधे का क्रॉस पहली पीढ़ी में कराया जाए, पहली पीढ़ी के पौधे से कराया जाए, तो हमारी पीढ़ी उत्पन्न होती है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये पीढ़ी हमको प्राप्त होती है, ये दूसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी में देखिए प्रभावी और अप्रभावी कारक दोनों एक साथ है, लेकिन जब इनकी अगली पीढ़ी आ रही है तो प्रभावी कारक से हमेशा प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न हो रहा है और अप्रभावी कारक से ही हमेशा अप्रभावी लक्षण उत्पन्न हो रहा है। यानी यदि प्रभावी और अप्रभावी कारक एक दूसरे के साथ चाहे जितने समय तक रहे, उनके लक्षण हमेशा अलग अलग होते हैं, अर्थात वे हमेशा शुद्ध नस्ल के ही बने रहते हैं। इसलिए इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। फिर से आप समझिए, मेंडल का पृथक्करण का नियम कहता है कि यदि प्रभावी और अप्रभावी कारक एक दूसरे के साथ स्थित है, एक दूसरे के साथ चाहे जितने समय तक है, उनके लक्षण हमेशा शुद्ध नस्ल के बने रहते हैं। मेंडल का तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये केवल और केवल द्विसंकर संकरण के लिए ही है। द्विसंकर संकरण में हमने आपको बताया था कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण के लिए हमेशा मेंडल के तीसरे नियम का ही पालन किया जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि द्विसंकर संकरण में प्रभावी तथा अप्रभावी कारक हमेशा एक दूसरे से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रभावी कारक प्रभावी से भी जुड़ सकता है और अप्रभावी से भी, अप्रभावी कारक प्रभावी से भी जुड़ सकता है और अप्रभावी से भी जुड़ सकता है। सभी कारक एक दूसरे से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसे हम द्विसंकर संकरण का नियम भी कहते हैं, या इसे मेंडल का हम तीसरा नियम कहते हैं। मेंडल के तीसरे नियम का उदाहरण अगर देना है तो इसके लिए आप द्विसंकरण संकरण से संबंधित कोई भी एक चेकर बोर्ड बना सकते हैं। जैसे एक बार हमने आपको पहले दिन द्विसंकर संकरण पर एग्जाम्पल दिया था, आज उस दूसरे एग्जाम्पल को हम लेकर आपको द्विसंकर संकरण समझा रहे हैं। द्विसंकर संकरण में दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर एक साथ क्रॉस कराना है। पहला लक्षण हम तने की लंबाई ले रहे हैं, तने की लंबाई, और दूसरा लक्षण बीज का आकार, बीज का आकार। इन दो लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखकर हम द्विसंकर संकरण कराना आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले इनके हम प्रभावी और अप्रभावी कारक लिखेंगे, प्रभावी कारक और अप्रभावी। तने की लंबाई में प्रभावी कारक होगा लंबा, बीज के आकार में प्रभावी कारक होगा गोल। अप्रभावी कारक तने की लंबाई में होगा बौना और बीज के आकार में अप्रभावी कारक होता है झुर्रीदार। इनके जीन रूप लिखते हैं, लंबा के लिए कैपिटल टी, गोल के लिए कैपिटल डब्ल्यू। बौने के लिए स्मॉल टी, झुर्रीदार के लिए स्मॉल डब्ल्यू। याद कीजिए, आपको बताए थे इनका स्वक्रॉस कराएंगे, स्वक्रॉस कराने पर हमको प्राप्त होगा, सेल्फ क्रॉस अगर कराएंगे तो प्राप्त होगा कैपिटल टी। यहाँ से सेल्फ क्रॉस अगर हम करा रहे हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। इनको मिला के हम प्रथम पीढ़ी उत्पन्न कराते हैं। प्रथम पीढ़ी होगी कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ये आ गई हमारी प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी के बीच में क्रॉस कराने पर देखिए क्रॉस कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू से कराएंगे कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू कराएंगे तो स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू से कराएंगे तो स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। इस तरह से ये 4 मेल प्लांट हो गए और ऐसे ही 4 फीमेल प्लांट, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू
और स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। हमेशा आप सब ये ध्यान रखिएगा कि जो मेंडल का तीसरा नियम है ये हमेशा द्विसंकर संकरण के प्रयोग को ही प्रदर्शित करता है। अब इसको उठा के हम सबसे जोड़ते हुए चले जाए, जैसे इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है। इसका हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू। इसका हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इसका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब सेकेंड लाइन से इसका उठा के इससे क्रॉस कराए कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इसका इससे क्रॉस कराए कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू। इसका इससे क्रॉस कराए कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। लास्ट से क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू। थर्ड रो का क्रॉस कराइए तो कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू। फिर कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू। फिर इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। लास्ट वन का कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू। इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू। इससे क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और लास्ट में हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। इस तरह यदि इनका हम अनुपात देखें, रेशियो, तो पहला पौधा हमारा प्राप्त होगा लंबा और गोल। सबसे पहला पौधा होगा लंबा गोल। दूसरा पौधा हो जाएगा लंबा झुर्रीदार। तीसरा पौधा हो जाएगा बौना गोल। और चौथा पौधा हो जाएगा हमारा बौना झुर्रीदार। अब इनको अगर हम काउंट करेंगे तो 9 पौधे हमको लंबे गोल मिलेंगे, 3 पौधे हमको लंबे झुर्रीदार मिलेंगे, 3 पौधे बौने गोल मिलेंगे और 1 पौधा हमको बौना झुर्रीदार। इस तरह देखिए ये रेशियो जो हमने आपको बताया था इससे पहले के टॉपिक में कि इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप कोई भी से दो संकर संकरण कराएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, लास्ट में उनमें जीनोटिपिक जो रेशियो है वो 9:3:3:1 ही होता है। यही मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। इसमें आप देखिए कि प्रभावी कारक से जुड़ रहा है, ये प्रभावी कारक है प्रभावी से जुड़ रहा है, प्रभावी कारक अप्रभावी से जुड़ रहा है, अप्रभावी कारक प्रभावी से जुड़ रहा है और अप्रभावी कारक अप्रभावी से भी जुड़ रहा है। इस तरह सभी कारक एक दूसरे से जुड़ने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यही मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं मेंडल से संबंधित, मेंडलियन जेनेटिक्स से ही संबंधित आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये मेंडल के नियम के अपवाद हैं। इनमें सबसे पहला अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ये मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम का ये पालन नहीं करता है। मेंडल का नियम कहता है कि जब हम प्रभावी और अप्रभावी कारकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी कारक का ही लक्षण पर दिखाई देता है। लेकिन एक प्लांट है, उसका नाम है मिरेबिलिस जलापा। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें मटर के समान प्रभावी रंग, पुष्प का जो प्रभावी रंग है ये लाल रंग है और पुष्प का जो अप्रभावी रंग है ये सफेद रंग है।
अब यहां पर अगर हम लाल रंग और सफेद रंग इसके कारक के मध्य क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमको कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर अगला कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर अगला कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर लास्ट में हमको कैपिटल आर स्मॉल आर। ये प्रथम पीढ़ी में हमें पौधे प्राप्त होते हैं। अब ये मेंडल के नियम के अनुसार देखा जाए तो मेंडल के नियम पे जो पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनमें प्रभावी लक्षण ही दिखना चाहिए, यानी सभी पुष्प लाल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी पुष्प लाल नहीं होता है, बल्कि जितने भी पुष्प हैं वो सभी पुष्प गुलाबी रंग के होते हैं। ये गुलाबी रंग के पुष्प हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लाल रंग प्रभावी नहीं है और ना ही सफेद रंग प्रभावी है। ना तो पुष्प पूरी तरह लाल दिखेंगे, ना तो पुष्प पूरी तरह सफेद दिखेंगे। ये लाल और सफेद रंग का मिश्रण गुलाबी रंग दिख रहा है, इसलिए इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये मेंडल के नियम का पहला अपवाद है। मेंडल के नियम का जो दूसरा अपवाद है वो है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस इसको कहते हैं हम सह प्रभाविता। सह मतलब होता है एक साथ, प्रभाविता मतलब प्रभावी हो। अगर प्रभावी और अप्रभावी कारक ये दोनों लक्षण एक साथ प्रभावी हो, प्रभावी कारक का भी लक्षण दिखाई दे, अप्रभावी कारक का भी लक्षण दिखाई दे, तो इसी को हम सहप्रभाविता कहते हैं। जब प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी कारकों के मध्य क्रॉस होता है तो यदि पहली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी कारक दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसी क्रिया को हम सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभाविता का लक्षण ये पशुओं में देखने को मिलता है। जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इनमें आप त्वचा पर रोम का रंग देखिए तो इनके रोम का रंग कहीं पर सफेद है, कहीं पर गुलाबी काला है, कहीं पर जो है भूरे रंग का है। इससे ये तात्पर्य है कि एक ही जंतु में लाल रंग का भी कारक प्रभावी है, गुलाबी रंग का भी कारक प्रभावी है, सफेद रंग का भी कारक प्रभावी है और भूरे रंग का भी कारक प्रभावी है। इसलिए इनकी त्वचा पर रोम का रंग हमको अलग अलग दिखाई देता है। तो सभी कारक यहाँ पर एक साथ प्रभावी हैं, इसलिए इसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता ये दोनों टॉपिक मेंडल के नियम के अपवाद हैं। ये पेपर में बेटा पूछे जाते हैं। इस तरह बेटा ये मेंडल्स का नियम और मेंडल्स के नियम के दोनों अपवाद हमने आपको बताए। कमेंट करके आप हमको बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं समझ में आया। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमको हमारे कमेंट में लिखिए। आप चैनल को प्रेरित कीजिए, सभी को बताइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।